किराएदारी के जो मुकदमात होते हैं वो किराएदारी एक्ट, रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत डील होते हैं। इनकी समाअत जो होती है वो कदरे मुख्तलिफ होती है दूसरे दीवानी मुकदमात से। इसका समाअत का तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसमें क्या होता है कि किरायादार और जो मालिक होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि लैंडलॉर्ड कहलाता है जो मालिक मकान है, मालिक दुकान है। किराएदारी में क्या चीज़ें आती हैं? बिल्डिंग में क्या चीज़ आती है? आपका गोदाम है, दुकान है, मकान है, या भी कोई वेयर हाउस है या कोई दीगर चीज़ जो बिल्डिंग के ज़ुमरे में आती हो, वो रेंटेड प्रेमिसेस में बिल्डिंग कहलाएगी। और उसका मालिक जो होगा वो लैंडलॉर्ड कहलाएगा, जो किराए पे हासिल करेगा वो टेनेंट कहलाएगा। इनके दरमियान एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा। एग्रीमेंट में क्या होगा? एग्रीमेंट में जो देने वाला किराएदार है, देने वाला जो लैंडलॉर्ड है, उसकी तफसील लिखी जाएगी कि जी क्या नाम है, क्या वल्दियत है, क्या उसकी शनाख्ती कार्ड नंबर है, क्या उसका एड्रेस है, बैंक अकाउंट क्या है, किस तरह से उसने पेमेंट लेनी है, बैंक के ज़रिए लेनी है, कैश के ज़रिए लेनी है, इसका माहाना किराया क्या है, साल तक ये किराया कितना है, 1 साल के बाद इसमें कितना इजाफ़ा होगा, माहाना कितना इजाफ़ा होगा, सालाना कितना इजाफ़ा होगा, उसमें एडवांस रकम कितनी है, किस हालत में वो दे रहा है। ठीक है जी। इसी तरह ये तमाम चीज़ें जो किरायादार है, टेनेंट है, उसके बारे में भी उसका नाम, पता, एड्रेस, उसकी वल्दियत, ज़ौजियत जो भी है उसकी तफसील लिखी जाएगी। प्रॉपर्टी के बारे में लिखा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी क्या है, ये दुकान है, मकान है, कितने कमरे हैं, वाशरूम है, उसमें मीटर गैस है, बिजली है। ठीक है जी। वो कहाँ पर वाक़े है, उसके मशरिक़ में, मगरिब में, शुमाल जनूब में क्या चीज़ वाक़े है, उसकी प्रॉपर जो तफसील है वो बयान की जाएगी। उस तफसील के बाद वो क्या होगा जी, उसके बाद किस मकसद के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो किराए पे दी जा रही है, ये सब तरीक़ाकार उसमें लिखा होगा। ये आपने क्या करना है कि ये एक रेंट रजिस्ट्रार साहब के पास इस एग्रीमेंट को तहरीर करवाया जाएगा, रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। रेंट रजिस्ट्रार जो है वो तहसील लेवल पर होगा। गवर्नमेंट उस एक मखसूस ऑफिसर को रेंट रजिस्ट्रार के तौर पर अपॉइंट करती है। रेंट रजिस्ट्रार जो है वो किरायानामा जो फ़रीक़ैन के दरमियान लिखा जाएगा उस पर अपनी मोहर लगाएगा, एक कॉपी अपने पास रखेगा और जबकि दूसरी जो है असल कॉपी वो लैंडलॉर्ड के हवाले कर देगा। तो उसमें क्या होगा जी, अब तो ये भी है कि अगर आपने किसी को मकान किराए पर दे रहे हैं तो उसका मुतलका जिस थाने की हदूद में वो मकान वाक़ है तो उस थाने में भी आपने अपने दोनों जो किराएदार है या मालिक मकान है उसकी इत्तला देना होती है। और उसका जो है उसके तकवाइफ और तफसील वो भी आपने बयान करनी होती है। थाने से एक आपने इस बाबत जो है वो तहरीर भी, दस्तावेज़ भी हासिल करनी होती है। इसमें क्या होता है जी, इसके बाद इसका सबसे बुनियादी मकसद होता है कि आपके दरमियान जो शराइत ज़वाबित तय हुए हैं उसके लिए एक आपके हुकूक के लिए, आपके फ़राइज़ के लिए एक दस्तावेज़ तैयार हो जाती है। और अगर आपने आपके दरमियान कल को अगर किरायादार या मालिक मकान के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं तो उन इख्तलाफात का जो हल है वो उस एग्रीमेंट की रोशनी में बेहतर निकाला जा सकता है। अगर आपका वो एग्रीमेंट नहीं लिखा जाता तो वो उसमें आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको, अगर आपका इतना इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है तो आप उसको रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है वो आप उसको रजिस्ट्रार साहब के पास रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए क्या होता है जी, इसमें आपने क्या करना है जी, इसके बाद लैंडलॉर्ड और की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उसके हुकूक भी होते हैं, जबकि जो किराएदार है उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं और उसके हुकूक भी होते हैं। लैंडलॉर्ड की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनमें मेन ज़िम्मेदारियों में क्या है, आप जो लैंडलॉर्ड होता है उसको मकान या दुकान या जो चीज़ भी वो किराए पे दे रहा है उस पर उसको उस हालत में उसको देनी होगी ताकि वो इस्तेमाल कर सके। अगर वो रिहायशी मकान उसको दे रहा है तो उसको काबिल रिहाइश मकान जो देगा उसमें बिजली होगी, गैस होगी, मीटर होगा, जो बिजली का है, पानी का है, जो भी है वो उसको यूटिलिटीज़ फराहम करके देगा। उसकी छत होगी, उसका फ़र्श होगा, दरवाजे होंगे, वर्किंग कंडीशन में उसको ताकि वो काबिल रिहाइश बना सके। ये इस तरह से जो वो उसको देगा। अब होगा क्या कि अगर वो उसको देगा और फिर उसके बाद उसका किराए का हसूल भी उसका जो है वो लेगा कि उसमें क्या करना है, उस किराया किस तरह से उसने लेना है, ये सब चीज़ें उस एग्रीमेंट का हिस्सा होंगी। और उसके बाद जो उसके हुकूक, ये चीज़ें उसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होगी और उसके हुकूक भी इसी तरह से होंगे। जो उसके हुकूक होंगे दूसरे की ज़िम्मेदारी होंगी, जो दूसरे की ज़िम्मेदारी होंगी उसके हुकूक होंगे। टेनेंट के पास क्या होगा, टेनेंट भी इसी तरह से उसकी ज़िम्मेदारियाँ होगी। वो उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा वो जगह जिस मकसद के लिए उसने हासिल की होगी। किसी दूसरे मकसद के लिए वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल
उसने मकान लिया है किराए पे अपनी रिहाइश के लिए, फिर उसको वो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। या फिर उसने अपने लिए लिया है और मज़ीद आगे जो है वो लोगों को वो किराए पे दे रहा है, तो वो मज़ीद सब लेट कर रहा है, तो ऐसा भी वो नहीं कर सकता। अब फ्रीकैन के दरमियान अगर किराएदार के दरमियान या मालिक के दरमियान कोई भी तनाज़ा हो गया है, तो वो जो है रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में आएगा। किसी भी तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सिविल जज की अदालत को मखसूस रेंट कंट्रोलर की अदालत जो है वो मखसूस कर दिया जाता है। उसमें किसी भी कोई भी तनाज़ा अगर किराएदार के दरमियान आता है या मालिक मकान, दोनों के रिश्ते के दरमियान कोई भी तनाज़ा आता है, तो वो उस कोर्ट में अपनी वो केस जो है वो पुट करेंगे। उसमें क्या होगा कि दरख्वास्त होगी, दरख्वास्त जो भी उसमें आपने है वो बेदखली की दरख्वास्त देनी है, आपने किराए के असूल के लिए दरख्वास्त, जो भी किसी भी तनाज़े के लिए आपकी वो दरख्वास्त है, तो वो दरख्वास्त जो है वो आप रेंट कंट्रोलर की कोर्ट में दाखिल करेंगे। उसके लिए क्या होगा कि दरख्वास्त होगी, दरख्वास्त के साथ आपको किरायानामा लगाना होगा। हाँ, अगर किरायानामा आपने नहीं लिखा या रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ रेंट रजिस्ट्रार के पास, तो फिर आपके लिए एक मसला ये होगा कि अगर आप बतौर मालिक मकान कोर्ट में आए हैं, तो फिर आपको उस किराए का 1 साल का जो किराया है उस इमारत का, उस 1 साल का 10% जो है वो बतौर जुर्माना ख़जाना सरकार में दाखिल करना पड़ेगा। अगर आप किराएदार हैं, तो फिर उस जो जगह है उसका 5% सालाना की टोटल, आप सालाना की उसकी रकम जो है उसका 5% आप ख़जाना सरकार में जो है वो दाखिल करेंगे, और उसकी रसीद भी आप अपनी दरख्वास्त के साथ लगाएंगे, जो भी दरख्वास्त आप अदालत में जो है वो दाखिल कर रहे हैं। उसके साथ आप अपना बयान अल्फ़ी लगाएंगे। बयान अल्फ़ी के साथ 2 मज़ीद लोगों के बयान अल्फ़ी लगाए जाएंगे, जो वहाँ पर जो आपके मौक़िफ़ की तायीद करेंगे, वो बयान अल्फ़ी भी आपकी उसी दरख्वास्त के साथ होंगे। इसके अलावा कोई भी दस्तावेज़ जो आप ज़रूरी समझते हैं कि आपके रिश्ते के दरमियान या आपके केस के मुतल्लिक़ है, तो वो भी आप साथ लगाएंगे। और दरख्वास्त के बाद क्या होगा कि वो दरख्वास्त कोर्ट जो है वो दूसरी पार्टी को समन करेगी। दूसरी पार्टी को समन करने के बाद जो है दूसरी पार्टी को विदिन 10 डेज़ 10 दिन के अंदर अंदर जो है अपने कोर्ट में अपीयर होना होगा, और अपीयर होने में के वक्त ही उसको फर्स्ट अपीयरेंस में ही जो है अपनी लीव टू कंटेस्ट गुजारनी होगी। लीव टू कंटेस्ट की एक एप्लीकेशन गुजारनी होगी कि मुझे इस केस के दिफा की इजाज़त दी जाए। तो वो कोर्ट ऐसे करेगी कि उसकी को अगर वो इजाज़त देती है, उसको पहले देखेगी उसकी लीव टू कंटेस्ट एप्लीकेशन को, क्या वाकई कोई ऐसी ग्राउंड्स हैं कि ये इसको केस के दिफा की इजाज़त दी जाए। तो फिर कोर्ट जो है वो उसको उसी दरख्वास्त को उसका जवाब दरख्वास्त जो मेन केस का जो है उसका जवाब तस्वर करते हुए, जिसका दावे का जवाब दावा होता है, उसी तरह जो पहले जो एप्लीकेंट ने दरख्वास्त गुजारी होगी, उस दूसरे की रिस्पोंडेंट की जो लीव टू कंटेस्ट की एप्लीकेशन है, उसी को उसका जवाब तस्वर करते हुए उस केस को मज़ीद एविडेंस के लिए रख लेगी। इस दरमियान क्या हो सकता है, अगर माबैन फ्रीकैन को किराए का तनाज़ा है, दरमियानी कोई प्रिलिमिनरी कोई ऑब्जेक्शन है, जो डेफिनेटली केस ने चलना होता है आगे। अगर किराए का कोई मामला है, तो उसके किराए के जमा करवाने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है फ्रीक को। अगर कोई अगर किसी के दरमियान कोई डिस्कनेक्शन हुआ था किसी बिजली का, गैस का, उसकी रिस्टोरेशन का ऑर्डर कर सकती है। इस दरमियान इंटरम ऑर्डर जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग के दरमियान इंटरम ऑर्डर भी कर सकती है। उसे इंटरम ऑर्डर का जो अपील नहीं होती, एक बड़ी काबिल ज़िक्र बात है कि रेंट कंट्रोलर की कोर्ट के ऑर्डर जो इंटरम ऑर्डर होता है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है, उसकी अपील नहीं होती। वो कोई भी ऑर्डर जो प्रोसीडिंग के दरमियान में होता है, चाहे वो किराया जमा करवाने की बाबत हो, चाहे वो किसी कनेक्शन की बहाली की बाबत, या जो भी दरमियानी ऑर्डर होता है, उसकी अपील नहीं होती। कोर्ट को 4 माह के अंदर अंदर उस केस का फ़ैसला करना होता है। दोनों फ्रीकैन की शहादत लेनी होती है। शहादत लेने के बाद 4 माह के अंदर अंदर कोर्ट को फैसला करना होता है। शहादत के लिए क्या होता है, जो एफिडेविट आपने दरख्वास्त गुजार ने अपने एफिडेविट लगाए होते हैं, उसी एफिडेविट को बयान इन चीफ तस्वर किया जाता है, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। जो लीव टू कंटेस्ट एप्लीकेशन जो रिस्पोंडेंट ने गुजारी होती है, उसको जवाब दरख्वास्त तस्वर करते हुए उस पर जो उसके बयान अल्फ़ी लगे होते हैं, उसको बयान इन चीफ तस्वर करते हैं, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मौके दिए जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, और इसके अलावा आपको ज़्यादा बगैर रीज़न के आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अगर 4 माह के अंदर रेंट कंट्रोलर जो है वो इस एप्लीकेशन का फ़ैसला नहीं करता, तो फिर उसको इस दरख्वास्त का फ़ैसला डे बाई डे जो करना पड़ेगा, उसको रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करनी होगी। तो इस चीज़ ये मामला बड़ा इस तरह से इसका केस का समाअत होगी। समाअत के बाद अगर
फ़ैसला हो जाता है, फ़ैसले के बाद क्या होता है कि फ़ैसले की आपने अपील करनी है तो विदिन 30 डेज़, 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपने अपील करनी है अपीलेट फोरम पे। सिविल जज का डेफिनेट अपीलेट फोरम डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, तो आपने उस पर अपील करनी होती है। ये है तरीक़ाकार एक सिविल कोर्ट ये किराएदारी एक्ट के तहत किसी भी केस की समाअत का। इसमें बुनियादी जो 3 चीज़ें जो समझने वाली वो यही है कि लैंडलॉर्ड की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, टेनेंट की जो ज़िम्मेदारियाँ क्या है, इनके हुquूक़ फ़राइज़ क्या हैं, या इनके दरमियान जो एक जो नई चीज़ है वो ये है कि एक आम दावे की निस्बत इसमें ऑर्डर 37 के दावे की तरह आपने तमाम कॉपीज़ साथ लगानी होती हैं, और वो कॉपीज़ जो है वो समन नोटिस के साथ ही जो है वो रिस्पोंडेंट फ्री को जाती हैं, और उसने विदिन 10 डेज़ कोर्ट में आकर अपना जवाब दाखिल करना। ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है इसमें। और इसकी एक और जो डिफरेंट चीज़ है कि इसके कोर्ट के इंटायर मॉडल के ख़िलाफ़ जो है वो अपील नहीं होती। तो ये वो हक़ाइक़ हैं, ये जो तरीक़ाकार है किराएदारी एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत का, ये तरीक़ाकार है जी।